यही एक सूरत थी कि वो बेहोश होने से कबल कुर्सी से उठ गई हो और फिर कहीं बेहोश होकर गिर गई हो। मैंने इस मफरूजे के तहत कमरे के एक एक कोने को टटोलना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकी होगी। मैं घुटनों के बल बैठा बड़ी तरतीब से इसे फर्श पर टटोलता फिर रहा था। दरवाजे की तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। आने वाले गामे शाह के 2 अदद गुरके थे जो सूरत ही से खतरनाक बदमाश नजर आ रहे थे। उन्होंने अहमकों की तरह सारे कमरे का जायजा लिया। ज़ाहिर है मैं तो इन्हें नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, इनमें से एक बोला। यानी लड़की फरार हो गई? दूसरे ने तबसरा किया। जाहिर है वो अहमक कमाला दरवाजा जो खुला छोड़कर गया था। पहले ने जवाब दिया, है राव तलाश करें, मुमकिन है अभी निकल ना सकी हो। अगर निकल गई तो शाह जी इन दोनों की खाल गिरा देंगे मार मार के। वो वापस चले गए तो मैं फिर रेशमा को तलाश करने में मसरूफ हो गया। इस कमरे में गायब शुदा रेशमा को तलाश करना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में से कोई सुई ढूंढना। कमरे की मुकम्मल तलाशी हासी देर में पूरी हुई। अब मैं यकीन से कह सकता था कि रेशमा कमरे में नहीं है। मैंने कमरे का चप्पा चप्पा टिटोल लिया था। मेरे औसान हता हो गई। ये बात तय थी कि रेशमा बेहोश होने से पहले कोठी से नहीं निकल सकती थी। जो मेरे लिए एक इंतहाई संगीन मसला खड़ा हो गया। इतनी बड़ी कोठी में रेशमा को तलाश करने के लिए तो 6 माह दरकार थे। दूसरी तरफ ये धड़का था कि मैं किसी भी वक्त जाहिर हो सकता हूँ। बहरहाल इस कमरे में अब मेरा कोई काम नहीं था। चनाचा मैं बाहर निकल आया। बाहर अफरा तफरी का आलम था। गामे शाह के गुरके रेशमा को तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन इन्हें ये इल्म नहीं था कि रेशमा इन्हें नजर नहीं आ सकती। ये मसला मेरे लिए भी था। मैं भी इसे नहीं देख सकता था। मेरे मंसूबे में कोई झोल नहीं था। बस इसे किस्मत की खराबी ही कहा जा सकता था। मैं अजीब उलझन में था। जाहिर हो जाता तो गामे शाह के गुरके मेरे लिए अजाब बन जाते और यूं रेशमा को लिए बगैर नाकाम जाने का तस्वर भी मेरे लिए रूह फरसा था। राहदरी में गुंडे मुसलसल भाग दौड़ कर रहे थे। मैं एहतियात से दीवार के साथ टेक लगाए आगे बढ़ता रहा। अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। शाह जी हमने चप्पा चप्पा छान मारा है, लड़की कोठी में नहीं है। वो आवाज़ मेरे लिए मुस्तजां थी। एक एक की चमड़ी उतार दूंगा, गामे शाह ने जवाब दिया। लेजा बहुत सख्त था। यह खुशाइंद बात थी जिसका मतलब था कि अब वहाँ कदरे सुकून हो जाएगा। इसके बावजूद मैं बड़े मुहतात अंदाज में दीवार के साथ साथ चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। दाखिली दरवाज़ा कुछ ही दूर रह गया कि मुझे ठोकर लगी। मैं तवाज़ुन बरकरार न रख सका और किसी इंसानी वजूद पर गिरा। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर मुझे एहसास हुआ कि वो गायब हालत में रेशमा है। बेहोश रेशमा। सारी मायूसी दूर हो गई। मेरी जान में जान आ गई। बिलाखिर मुझे गोहरे मकसूद मिल गया। अब मैं सुरखरुई के साथ वापस जा सकता था। ये मेरी और रेशमा की खुशकिस्मती थी कि वो दाखिली दरवाजे के इस कदर करीब बेहोश होकर गिरी थी और फिर वो बीच राहदरी में भी नहीं थी, बल्कि राहदरी की एक दीवार के साथ ही, वरना अब तक रोंदी जा चुकी होती। बहरहाल मैंने घुटनों के बल बैठते हुए उसे टिटोला। अजीब सूरत हाल थी। एक गायब हस्ती दूसरी गायब हस्ती को अंधों की तरह टटोल रही थी। फिर अचानक मुझे अशुफ्ता मिजाज दवाए गयाब का ख्याल आ गया। हम दोनों किसी भी वक्त जाहिर हो सकते थे। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने रेशमा को सहारा देकर बिठाना चाहा, लेकिन वो मेरे काबू में ना आ सकी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेहोशी आदमी का वजन किस तरह बढ़ा देती है। वो बोझ कुलबदन नाजुक अंदाम रेशमा की बजाय जगह पहलवान का बोझ मालूम हो रहा था। अब मसला उसे बाहर ले जाने का था। वो इतनी हल्की फुल्की नहीं थी जितनी कि नजर आ रही। आहर को जगह पहलवान की बहन थी। इसे घसीट कर बासानी बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें 3 कबाहतें थीं। एक तो ये कि इसके साथ ये सलूक करते हुए मेरा दिल दुखता। मंजूर नज़र कितनी ही वजनी क्यों ना हो, इसे बेदर्दी से घसीटा नहीं जा सकता। दिल के सौदे अजीब होते हैं, चाहे पहली नज़र में हो या 175वीं नज़र में। लेकिन महबूबा का वज़न कराने की जहमत कोई नहीं करता। ना ही मोहब्बत में वज़न या हुजम की कोई कैद होती है। दूसरी बात यह थी कि अगर मैं अपने मोहब्बत भरे दिल पर जबत का जगह, मेरा मतलब है पत्थर रखकर उसे घसीटता, तो ना सिर्फ इसका लिबास फट जाने का खदशा था, बल्कि इसका नाजुक बदन छिल भी सकता था। तीसरी कबाहत यह थी कि घसीटे जाने की आवाज़ गामे शाह और इसके गुर्गों को मुतवज्जा कर सकती। यूं मेरे किए किराए पर पानी फिर जाता। तब मैंने जान पर खेल जाने का फैसला कर लिया, यानी किसी न किसी तरह उसे लाद कर बाहर निकालना था। पहले मरहले में मैंने इसे किसी न किसी तरह दीवार के सहारे बिठा दिया। इस दौरान मेरा सांस फूल गया था, लेकिन सांस दुरुस्त करने की मोहलत नहीं थी। हाथ हटाते ही वो फिर पहले की तरह गिर जाती। चनाचा दूसरे मरहले में मैंने उसे कंधे पर डालने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाता हुआ ढेर हो गया। खुशकिस्मती से वो इसी पोजीशन में गिरी जिसमें उसे बिठाया हुआ था। अलबत्ता इसी दौरान इसका सर बुरी तरह दीवार से टकराया था। मैं जुझला गया और मायूस भी हो गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कितनी होशमंदी से मंसूबा बनाया था, और अब पता चल रहा था कि हर मंसूबे में हंगामी सूरत हाल की गुंजाइश रखना ज़रूरी होती है, और इससे निपटने के लिए कुव्वत फैसला और हाजिर दिमागी दरकार होती है। इस वक्त मैं इतना मायूस था कि मुमकिन था उसे वहीं छोड़कर वापस चला जाता, लेकिन फिर ख्याल आया कि आम तौर पर रस्म है कि दूल्हा दुल्हन को उठाकर अपने घर की चौखट पार करता है। अगर मैं इस संगीन मौका पर इस रस्म की तजदीद ना कर सका तो वो रंगीन मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल गया तो इस वक्त मैं नाकाम होकर औरों से, रेशमा से, बल्कि खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरे कानों में शहनाइयाँ सी गूंजने लगी और जिस्म में जैसे तवनाई की कोई लहर सी दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा। कोठी में अब कहीं नकलो हरकत नहीं थी।
गामे शाह शायद अपने शुगल में मसरूफ़ हो गया और इसके गुरके इसके मुतवक्का कहर से डर कर दुबके बैठे होंगे। मैंने हिम्मत करके बेहोश और गायब रेशमा को अपने कंधे पर डाला और दौड़ लगा दी। दाहली दरवाजे से निकलकर लान तक पहुंचते पहुंचते मैं बुरी तरह हाँफ गया था, लेकिन मैं जानता था कि एक बार उतार कर उसे दोबारा नहीं उठा सकूंगा। चुनाचा मैं हाँफता कांपता लड़खड़ाता उसे उठाए गेट की तरफ बढ़ता रहा। गेट के करीब पहुंचकर मैंने आहिस्तगी से उसे घास पर गिरा दिया और खुद भी वहीं ढेर हो गया। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी सांसों पर कभी काबू ना पा सकूंगा। जरा जान में जान आई तो फिर मसाइल मुंह फाड़कर सामने आ खड़े हुए। मैं खुद तो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकता था, लेकिन रेशमा को इस पार ले जाना मेरे बस से बाहर था। रेशमा के सामने गायब हालत में आने से भी पेचीदगियां पैदा होती। मैंने जेब से दवाए गयाब के तोड़ वाली शीशी निकाली और दवा का एक डोज ले लिया। रेशमा के लिए वो दवा बचानी मैं नहीं भूला था। फिर कुछ सोचकर मैंने उसे बेहोशी के आलम में दवा पिलाने का फैसला कर लिया। जरूरी नहीं कि होश के आलम में वो मेरी बात मानती, एतबार करती। दुश्वारी तो जरूर हुई, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने दवा इसके हलक में उंडेल दी। अब मुझे सिर्फ इंतजार करना था इसके जाहिर होने और होश में आने का। मैं परेशान भी था। अगर गामेशा के गुंडे इस तरफ निकल आए तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बिलाखिर मेरी नज़रों ने वो हैरत अंगेज और खूबसूरत मंजर देखा। वो पहला मौका था कि मैं किसी इंसान को गायब हालत से हाजिर होते देख रहा था। वहाँ अंधेरा था, इसके बावजूद मैंने रेशमा को हाजिर होते देख लिया। अदम की धुन से इसका वो चांद चेहरा उभरा तो मैं मबहूत होकर रह गया। फिर कुछ देर बाद वो कसमसाई और इसने आंखें खोल दी। खामोश रहना, इस वक्त तुम इन गुंडों की कैसे रहा होने के बहुत करीब हो। मैंने सरगोशी की। मुझे डर था कि कहीं वो चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दे। इसने सर को हफीफ सी जुम्बश दी और उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? उसने मुझे मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा। इसकी आवाज़ भी सरगोशी से बुलंद नहीं थी। अभी इसी कोठी में हो, मैंने जवाब दिया। ज़रा तबीयत संभल जाए तो इस फाटक से चढ़कर दूसरी तरफ कूदना होगा। मैंने गेट की तरफ इशारा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं कहते कहते रुक गया। दिल की बात लबों पर लाने में इसके भड़क जाने का खतरा था। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मेरा नाम अबुल इमरान है। खैर हो गए, उसने बेहद लापरवाही से कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। अगले ही लम्हे वो फाटक पर चढ़ रही थी और मैं उसे हैरत से देखता रहा। फिर मैं भी गेट की तरफ बढ़ गया। मैंने गेट पर चढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ उतर के आगे बढ़ गई थी। ए रुको, मैंने सरगोशी में उसे पुकारा। क्यों रुको? उसने पलट कर देखे बगैर कहा। मैं गेट से कूदकर दूसरी तरफ उतरा और तेजी से इसके पीछे लपका। रेशमा सुनो तो, मैंने उसे पुकारा। क्या है? उसने झिल्लाए हुए लहजे में कहा, लेकिन वो रुक गई थी। तुम क्या बुला हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं अबुल इमरान हूँ, तुम्हें जानता हूँ, मैंने मुतसरन कहा, क्योंकि तफसीली बयान में अपने रोमांटिक हो जाने का खतरा था। तुम अबुल इमरान होते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? वो मुझे इसी तफसील की तरफ घसीट रही थी जिससे मैं बच रहा था। ये सब कुछ बाद में पूछ लेना। तुमने मुझे रोका क्यों था? अरे देखो ना, इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं। तुम तनहा चलोगी तो किसी मुसीबत में फंस सकती हो, मैंने बेहद पुरखुलूस लहजे में कहा। इसने कोई जवाब ना दिया। शायद मेरी बात की माकूलियत मुतासिर कर गई थी। वो खामोशी से मेरे साथ चलने लगी। वक्त इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, लेकिन कलंदर रोड गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई गाड़ी भी आती जाती नहीं दिखाई दी। लैंप पोस्ट के नीचे वो रुक गई। ठहर जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। मैं पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं रुक गया। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। तो अब और चक्कर चला रहे हो तुम लोग? उसने कहा। तुम्हें तो मैं वो पहचानती हूँ, एक बार तुमने घर तक मेरा पीछा किया था, फिर भाईजान के हाथों मार भी खाई थी, और आज भी तुम मेरे पीछे आ रहे थे। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इसकी बात काट दी। मैंने तो तुम्हें इनके चुंगल से निकाला है। उसने तफीक अमेज निगाहों से मुझे देखा। तुम तो सूरत ही से यतीम मालूम होते हो, वो बोली। वो तो मैं हूँ, इसमें बुराई क्या है? मैंने बेहद मासूमियत से पूछा। बको मत, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने कोशिश करके आंखें नशीली बनाई और इसकी आंखों में झांका। अरे तुम तो भैंगे भी हो, उसने इजहार तासुफ करके सारे रोमांस पर पानी फेर दिया। खैर मेरे सवाल का जवाब दो। तो तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। सूरत भी देखी है कभी अपनी? वो यकलत हत्ते से उखड़ गई। फिटकार बरस रही है चेहरे पर। बूटा सा कद है, पूरा जिस्म पसलियों पर मुश्तमिल मालूम होता है। पता है ना, मैं जगह की बहन हूँ, मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। पता है मुझे, मैंने संजीदगी से कहा। है छोड़ो, मैं तुम्हें नापसंद सही, लेकिन कदम आगे बढ़ाओ। जिस वक्त वो तुम्हें हीरोइन बनाने पर तुले हुए थे तब तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब मेरा मुंह नोचने को कह रही हो? हालांकि मैं तुम्हें इन हबीसों से बचा कर लाया हूँ। ये कहकर मैं आगे चल दिया। मैंने पलट कर देखने की जहमत नहीं की। कदमों की आहट बता रही थी कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं भी अनाड़ी तो था नहीं, मैंने सैकड़ों फिल्में देखी थी, हज़ारों कहानियाँ पढ़ी थी। अगर वो मेरे साथ सख्त रवैया अख्तियार न करती तो मुझे हैरत होती। फिल्मों में भी यही कुछ होता है, हीरो हीरोइन को बचाता है, इसके बावजूद हीरोइन उसे आंखें दिखाती है, फिर हीरो नाराज़ होकर आगे बढ़ जाता है, हीरोइन इसके पीछे पीछे आती है और बिलाकर उसे बना लेती है। मेरे साथ साथ चलती रही, लेकिन इसने मुझसे माजरत तो दरकनार बात भी नहीं की। मैंने कनखियों से इसकी तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में गुम थी।
میں نے اپنی اکڑ قائم رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ چلتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے لیکن ہمیں کوئی سواری نہ ملی۔ اب مجھے تشویش ہوئی، اس طرح پیدل چلنا ہر اعتبار سے خطرناک تھا۔ اگر کوئی پولیس والا مل جاتا تو مصیبت ہی آ جاتی۔ سلطان احمد مجھے پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا۔ کاش کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی مل جاتی، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ میرا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ ریشما نے اتنی تیزی سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ وہیں بیچ سڑک پر کھڑی روئے جا رہی تھی اور میں بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں صدمے سے سنبھلا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بدستور روتی رہی۔ اب تو میں بالکل ہی بوکھلا گیا۔ کیا بات ہے ریشما؟ میں نے پھر پوچھا۔ میری کتابیں، میرا پرس، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اور بھائی مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ واضح طور پر جگہ پہلوان کا حوالہ دے رہی تھی، میرے دیوتا کوچ کر کے۔ اسی رفتار سے چلتے رہنے کی صورت میں ہم اپنے مقتل یا جگہ کے اکھاڑے تک پہنچتے۔ جگہ یقیناً اپنی بہن کی تلاش میں پاگل ہوا جا رہا ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرا جگہ سے سامنا ہو گیا تو وضاحت پیش کرتے کرتے میرا سوئم بھی ہو چکا ہوگا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ ریشما کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا تھا کہ آداب محبت کے خلاف تھا۔ اس کا ساتھ دینے کی صورت میں جگہ کے ہاتھوں میری جواں مرگی مقدر تھی۔ پر اس کی تم فکر مت کرو ریشم، میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، لیکن دماغ بدستور اپنی متوقع موت پر ماتم کر رہا تھا۔ کتابیں تم اور لے لینا۔ بھائی اس نے بمشکل کہا، پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کا بھی ایک حل ہے، چلو ہم کہیں دور چل کر اپنی دنیا بسائیں، جہاں کوئی ظالم جگہ نہ ہو، بس میں ہوں، تم ہو، پھول کھلتے ہوں۔ جواباً اس نے ایک زوردار 2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ تم ہی رہ گئے ہو میرے لیے؟ اس سے تو بہتر ہے بھائی مجھے مار ڈالے، اس نے نفرت سے کہا، اور بھائی کو یاد کرتے ہی پھر رونے لگی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے انداز میں کوئی نسوانی ادا نہیں تھی، بلکہ سچائی تھی، نفرت تھی میرے لیے۔ ایسے میں آدمی کیا کر سکتا ہے جب اس کے محبوب نے اسے ٹھکرا دیا ہو اور یقینی موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہو؟ میں نے بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ چند لمحوں تک تو یہ ڈبل ٹریجڈی پروگرام چلتا رہا، پھر شاید وہ میرے حق میں دستبردار ہوگی، لیکن اب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، میں روتا ہی رہا۔ چند لمحے تو وہ خاموش رہی، پھر بولی، اے عمران صاحب، تمہیں کیا ہو گیا؟ لہجہ سخت تھا۔ میں بدستور روتا رہا، بری طرح دل بھر آیا تھا۔ ارے تم کیوں رو رہے ہو؟ اس مرتبہ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تو اور کیا کروں؟ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ جان جوکھوں میں ڈالی، تمہیں بچایا، تم مجھ سے اتنی نفرت سے بات کر رہی ہو؟ دیکھو عمران، تم مجھ سے ایک طرفہ توقع رکھو گے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس کا لہجہ اور نرم ہو گیا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، لیکن میں تم سے محبت بھی نہیں کرتی۔ کیا محبت یوں ہی راہ چلتے ہو جاتی ہے؟ اس کی بات مجھے معقول بھی لگی اور مستقبل کا چانس بھی نظر آیا۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا اتنی رات کو تمہیں اکیلا تو گھر نہیں جانے دوں گا۔ کی تو میں نے بھلائی ہے، لیکن جگہ کو کس طرح سمجھاؤں گا؟ یہ داستان امیر حمزہ سنانے سے پہلے ہی وہ تمہیں تو نہیں، مجھے یقیناً مار ڈالے گا۔ جگہ کے حوالے پر وہ پھر شروع ہو گئی۔ اس حماقت پر میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ ڈالوں، لیکن اس سے پہلے ہی دوسری مصروفیت نکل آئی۔ میں اور ریشما حماقت گریہ میں الجھے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کانسٹیبل کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے آواز کو روبدار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں بری طرح اچھل پڑا، خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگ گئے۔ کچھ نہیں جی، میں اکلایا، بس اپنی مرحوبہ والدہ یاد آ گئی تھی۔ پر تم دونوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کڑک کر کہا۔ ریشما کی گریہ زاری میں بریک لگ گئے۔ پھر جیسے اس نے کانسٹیبل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ کون ہو تم دونوں؟ چلو تھانے۔ لیکن کیوں؟ میں نے احتجاج کیا۔ وجہ پوچھتا ہے؟ کانسٹیبل اور بے لگام ہو گیا۔ رات کو غیر لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر وجہ پوچھتا ہے؟ وجہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گی۔ غیر لڑکی؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ یہ میری اہلیہ ہے انسپکٹر صاحب، میں نے اسے مکھن رسید کیا۔ وہ اکڑ گیا اور اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا شروع کر دیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ قدرے مہذب ہو گیا۔ ثبوت؟ میں بکھلا گیا۔ اس کیا مطلب؟ کوئی بچہ کوئی نکاح نامہ؟ بچہ؟ میں نے کنکھیوں سے ریشما کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں سے برہمی جھانک رہی تھی۔ بھائی بچہ تو ہمارا ہے نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور نکاح نامہ ہم ساتھ لے کر تو نہیں گھومتے۔ تب تو تمہیں تھانے ہی چلنا پڑے گا۔ یار انسپکٹر صاحب جانے دو، چلو سیدھی طرح چلو۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ اچانک ہی مجھے خیال آ گیا کہ جس کے تحت میں نے بڑے اطمینان سے ریشما کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو بیگم، یہ بھی اچھا ہوا، ہمیں کوئی سواری تو یوں بھی نہیں مل رہی ہے۔ اب کانسٹیبل صاحب، میں نے کانسٹیبل پر ہاتھوں پر زور دیا، کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر کئی دن ہوئے، سلطان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید تھانے میں وہ مل بھی جائے۔ چائے کی بھی طلب ہو رہی ہے، سلطان ہمیں چائے پلائے بغیر رخصت نہیں کرے گا اور کانسٹیبل کی بھی تسلی کر دے گا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ کانسٹیبل گڑبڑا گیا۔ کون سلطان؟ اس نے شک میں اس لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر سلطان، میں نے بے نیازی سے کہا۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کانسٹیبل اور مہذب ہو گیا، لیکن اس کے لہجے میں اب بھی شبے کی جھلک تھی۔ ہم پیر بھائی ہیں اور شاہ تمتمراکیل کے مرید ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سلطان نے میرے اعزاز میں اپنے ہاں قوالی کرائی تھی۔ او جناب،
कांस्टेबल ने हाथ मलते हुए कहा। जब भी तो मैं कहूँ, आपकी शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? अब याद आया, अरे जनाब, मैं भी शरीक हुआ था इस महफिल में, सबसे पिछली कतार में बैठा था। लेकिन आप तो पीरे महफिल थे जनाब, बहुत शानदार लग रहे थे आप। मैं गर्दन अकड़ा कर रेशमा की तरफ देखा, लेकिन फौरन ही ढीला पड़ गया। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मेरे फहर के वो तमाम जज्बात ठंडे पड़ गए जो कांस्टेबल के एतराफ़े शनासाई के नतीजे में उभर आए थे। है तो चलो थाने चलें, मैंने कांस्टेबल से कहा। अरे जनाब, क्यों गुनाहगार करते हैं आप? बस जनाब, जमाना ही खराब आ गया, इसलिए कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। उम्मीद है कि आप इंस्पेक्टर साहब से इसका तस्करा नहीं करेंगे। नहीं भाई, मैंने मुरीबाना लहजे में कहा। रेशमा का हाथ अब भी मेरे हाथ में था। मैं बहुत गरीब परवर आदमी हूँ। अच्छा बेगम साहब, गलती की माफ़ी चाहता हूँ, कांस्टेबल ने रेशमा के सामने सर को हफीफ सा हम करते हुए कहा। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा आवाया हाथ फारिग था, वो मैंने इसकी तरफ बढ़ाया। उसने हाथ की पुस्त को चूमा, आंखों से लगाया और सलाम करके रुखसत हो गया। मेरा दिल अभी बुरी तरह धड़क रहा था। वो चला गया तो रेशमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, उसने चीख कर कहा। क्या करती हो? मैंने बौखलाकर उसका हाथ छोड़ दिया। कहीं वो पलट कर ना आ जाए, थाने जाना पड़ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं फिर जगह का तस्करा करते करते रह गया, जिसका तस्वर ही मुझे दहलाई दे रहा था। और खुदा के लिए अब तुम रोने ना बैठ जाना, मैंने अपील की। हम आगे बढ़ गए। मैं दिल ही दिल में सवारी मिलने की दुआ किए जा रहा था। 11 बज चुके थे। खुदा जाने सुबह किसकी सूरत देकर घर से निकला था। अब तो टांगे भी जवाब देने लगी थी। ये सुल्तान का क्या किस्सा था? रेशमा ने तीखे लहजे में पूछा। किस्सा था नहीं, बल्कि अब भी है। इंस्पेक्टर सुल्तान के हवाले से इस वक्त जान बच गई, वरना अगर थाने चले जाते तो यकीन करो वो मुझे अगवा के इल्जाम में सचमुच हवालात में बंद कर देता। बनता तो वो मेरा पीर भाई है, लेकिन है बहुत तोता चशम, समझी बेगम? आखिरी टुकड़ा मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या बकवास है, दिमाग खराब है तुम्हारा? वो बरम हो गई। मैं खामोश हो गया। हम पैदल ही चलते रहे और हमें कोई सवारी ना मिली। 12 बजे के करीब हम औरंगाबाद के खासा करीब जा पहुंचे थे। अचानक एक और अफ्ताद नाजिल हुई। इस मरतबा अफ्ताद पैदल नहीं थी, बल्कि जीप में बैठकर आई थी, और इसके कांधों पर 2 फूल भी थे। मकालमे तकरीबन वही हुए जो पहले भी हो चुके थे। अलबत्ता पिछला अंजाम तरबिया था, जबकि इस मरतबा अलमिया साबित हुआ। सब इंस्पेक्टर तस्दीक किए बगैर ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं सुल्तान का कोई शनासा भी हो सकता हूँ। इसके अलावा वो ये यकीन करने के लिए भी आमादा नहीं था कि रेशमा मेरी बीवी हो सकती है। इस यकीन की वजह मुझे बाद में मालूम हुई। मैं उसे किसी तरह कायल न कर सका। रेशमा चुपचाप खड़ी रही। बिलाहर सब इंस्पेक्टर ने हमें जीप पे बिठा लिया। जरा ही देर में दिन में दूसरी मरतबा थाने का मुंह देख रहा था। सब इंस्पेक्टर ने जीप दरवाजे ही पर रोक दी और चीख पुकार करने लगा। चंद लम्हों बाद 2 सिपाही दौड़ते हुए बाहर निकले। इनमें से एक वही था जो शाम को मुझे गदागरी के इल्जाम में पकड़ कर ले गया था। ओए रहीम, इसको ले जाकर बंद कर दे, सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा और मुझे जीप से बाहर धकेल दिया। और रेशमा, मैंने एहतजाज किया। इन्हें मैं घर छोड़कर आ रहा हूँ, उसने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं एहतजाज भी नहीं कर सकता था। रेशमा का इतनी रात गए थाने में कदम रखना खुद मुझे भी गवारा नहीं था, लेकिन इतनी रात गए से तनहा इस इंस्पेक्टर के साथ जाने देना, फिर मुझे जवाब मिल ही गया। तो फिर मुझे किस जुर्म में बंद कर रहे हो? मैंने पूछा। अगवा के जुर्म में, उसने आंखें निकालते हुए जवाब दिया। मैं? रेशमा ने कुछ कहना चाहा। सब इंस्पेक्टर ने इसकी बात काट दी। आप चुप रहें रेशमा बीबी, उसने नरम लहजे में कहा। हम सब तो आपकी तलाश में बावले हो गए हैं। अब मैं छुपते छुपाते आपको घर छोड़ाऊंगा। फिर वो रहीम नामी कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओए खड़े, मेरा बूथा क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे, हवालात में बंद कर दो। ये कहकर उसने जीप आगे बढ़ा दी और मैं होनकों की तरह खड़ा का खड़ा ही रह गया। रहीम ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो मुझे होश आया। हाँ, दिन को भीख मांगते हो, रात को गवाह की वारदातें करते हो, उसने गुरा कर कहा। तुमसे तो मैं अच्छी तरह समझूंगा। चलो हाथ छोड़ो मेरा। मैंने झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। मैं खुद चल रहा हूँ, मुझे सुल्तान से मिलना है। अभी निकल जाएगी सारी अकड़ फूं, उसने कहा। मैंने इज्जत बचाने के लिए यही मुनासिब समझा कि खुद ही अंदर दाखिल हो जाऊं। सामने वाले कमरे में हेड महरर मौजूद था। उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि रहीम ने तकरीर शुरू कर दी। अच्छा तो ये है जगे साहब का मुजरिम? हेड महरर ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। जाओ इसे बंद कर दो, पहले मैं जरा इसकी तबीयत साफ कर दूं, रहीम ने कहा। वो शायद सरे शाम ही से मुझ पर उधार खाए बैठा था। कोई ज़रूरत नहीं, लिहाज साहब खुद आकर निपटेंगे इससे, हेड महरर ने इसे डांट दिया। मैं जाकर जगे साहब को तलाश करता हूँ, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। बेचारे ना जाने कब से मारे मारे फिर रहे होंगे, खुदा जाने कहाँ होंगे। ठीक है तुम जाओ, हेड महरर ने कहा। फिर वो रहीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे ले जाकर बंद कर दो। रहीम ने मुझे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर वापस चला गया। मैंने कोठरी का जायजा लिया। वहां बिछाने के लिए फर्श, ओढ़ने के लिए छत और सर के नीचे रखने के लिए दीवार के सिवा कुछ नहीं था। थकन से बुरा हाल हो रहा था। नींद का तो है सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचा मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। थकन की इस कैफियत में
इसी तरह बैठना राहत बख्श मालूम हो रहा था। चंद ही लम्हों में मैं बेखबर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं सो गया था। खुदा जाने मुझे इस हाल में बैठे कितनी देर हुई थी कि किसी ने आवाज़ देकर मुझे चौंका दिया। मैंने आंखें खोल दी। कोठरी के सलाखदार दरवाजे पर वही सब इंस्पेक्टर खड़ा था जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया था। क्या हाल है? उसने तंजिया लहजे में पूछा। अब तो मुझे छोड़ दो, मैंने कहा। तुम्हें रेशमा ने पूरी कहानी सुना दी होगी। कैसी कहानी? मैं तो बस उसे छोड़कर आया हूँ घर। जगह पहलवान था नहीं, वरना उसे संभालना दुश्वार हो जाता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने अपनी शामत को दावत दी है। अगर तुमने सुल्तान साहब का हवाला ना दिया होता तो अब तक मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर चुका होता। सुबह जब सुल्तान साहब आएंगे तब तुम्हारा फैसला होगा। मुझे बिस्तर तो ला दो। ये थाना है, अस्पताल नहीं। उसने तीखे लहजे में कहा। बस अब आराम करो। ये कहकर वो चला गया। मुझे कदरे इत्मीनान हो गया। सुल्तान की आमद तक तो हैरियत ही थी। इसके बाद जो होता सो होता, लेकिन मुझे रेशमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी खातिर मैंने कितनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन इसकी बेमहरी का ये आलम था कि उसने मेरी सफाई तक पेश नहीं की थी। बस होंठ सीकर बैठ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर इस वक्त मेरे पास दवाएं गायब होती तो मैं कितनी आसानी से घर पहुंच गया होता। इसके साथ ही एक और ख्याल मेरे ज़हन में आया। मुझे दवाएं गायब और इसका तरिया खासी मिकदार में हमेशा अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन शीशियाँ उठाए उठाए फिरना भी कोई मामूली अजाब नहीं था। अलबत्ता एक सूरत थी। दवा को सफूफ की सूरत में तैयार करके कैप्सूल बनाने का तजर्बा भी किया जा सकता था। मैंने तहिया कर लिया कि यह तजर्बा ज़रूर करूँगा। सुना है नींद कांटों पर भी आ जाती है, लिहाजा मुझे इस मनहूस कोठरी में भी नींद आ गई। कोठरी में मच्छरों की बहुतायत थी और मच्छर भी साइज के एतबार से छोटे मोटे परिंदों जितने ही थे। इसके बावजूद मैं थकन से निढाल होने की वजह से घोड़े बेचकर सोया। सुबह किसी ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया। मैंने बुखलाकर आंखें खोल दी तो रहीम को कोठरी में मौजूद पाया। चलो, तुम्हें सुल्तान साहब बुला रहे हैं। मैं खामोशी से इसके पीछे पीछे कोठरी से निकल आया। जैसे ही मैं सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ वो मुझ पर बरस पड़ा। क्या हो गया तुम्हें? तुम जिन बादशाह की बदनामी कराने पर तुले हुए हो। बात भीख मांगने की हद तक रहती तो गनीमत था, अब तुमने गवाह करना भी शुरू कर दिया। क्या मैं रहीम के सामने अपनी सफाई पेश कर दूं? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद तीखे लहजे में पूछा। वो गड़बड़ा गया। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने हाथ के इशारे से रहीम को बाहर जाने का इशारा किया। हाँ बोलो, क्या बात है? वो घुराया। लेकिन याद रखना, इस बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तुम्हें याद है मैंने पहले ही तुम्हें रेशमा के अगवा के बारे में आगाह किया था, लेकिन तुमने गामे शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेने से मजबूरी जाहिर की थी। अब मैं इस पूरे वाक़े की रिपोर्ट कराऊंगा। मैंने तमतमरा कील की मदद से रहा कराया। अब तुम लोग मुझ पर ही इसके अगवा का इल्ज़ाम आयद कर रहे हो। इसकी अकड़फू झाग की तरह बैठ गई। छोड़ो पीर भाई, गुस्सा थूक दो। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने मोहब्बत अमेज़ लहजे में कहा। हाँ तो तुमने मुझे बताया तो था। ये कहने से काम नहीं चलेगा। मैं रात भर कोठरी में बंद रहा हूँ और नंगे फर्श पर सोया हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। अरे मैं जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दूंगा, खाल खिंचवा दूंगा मर्दुओं की। इसकी सिटी गुम होगी। खुदा के लिए पीर भाई ऐसा ना करना। देखो ना, और हम पीर भाई हैं। कहाँ है वो मरदूद मच्छर की औलाद? बाहर से किसी के धाड़ने की आवाज़ आई। मैं इसका खून पी जाऊंगा। आवाज़ इसी कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही लम्हे जगह दरवाजे पर दाखिल हुआ। मुझे देखते हुए बिछड़े हुए सांड की तरह मुझ पर छपटा। मैं बिदक कर सुल्तान की ओर में जा छुपा। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। क्या बात है पहलवान, इतने बरम क्यों हो? मैं इसका खून पी जाऊंगा। जगह फिर धाड़ा और मेरी तरफ छपटा, लेकिन सुल्तान ने उसे बाजू से थाम लिया। इसने तो गामे शाह के चुंगल से छुड़ाया है तुम्हारी बहन को। सुल्तान ने कहा। ये मेरे पीर भाई हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। मैं खूब जानता हूँ इसे। ये पहले भी एक बार रेशमा की वजह से मेरे हाथों पिट चुका है। सुल्तान ने ये सुनते ही मुझे घूर कर देखा। जवाबन मैंने भी उसे आंखें दिखा दी। इस वक्त असल मसला मेरी सलामती का था। सुल्तान मेरे तेवर देकर संभल गया। आपने अपनी बहन से पूछा? उसने जग्गे से पूछा। मुझे तो अभी पता चला है। मैं सारी रात इसकी तलाश में मारा मारा फिरता रहा हूँ, अभी तक घर नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुजरम यही है। लेकिन पीर भाई ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान ने फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम इसे बचा रहे हो, लेकिन कब तक बचाओगे? जग्गे ने धमकी दी और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद कुछ देर हम दोनों सन्नाटे के आलम में बैठे रहे। नाश्ता मंगवाऊं पीर भाई? सुल्तान ने पूछा। बड़ी अनायत है तुम्हारी, लेकिन अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। सुल्तान मेरे साथ ही बाहर निकल आया। थाने के दरवाजे तक वो मेरे साथ लगा रहा, मेरी चापलूसी करता रहा, लेकिन मैंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे तो जग्गे की तरफ से फिक्र लाहक हो गई थी। गेट पर सुल्तान ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ थाम लिया और उसे बड़ी गर्म जोशी से दबाते हुए बोला। मेरी तरफ से दिल साफ कर लो पीर भाई, और हाँ, जिन बादशाह को मेरा सलाम कहना। मैं इस जुमेरात को फिर इनकी फातह दिलवाऊंगा और तुम्हारे एजाज में कवाली भी कराऊंगा। खुदा हाफिज, मैंने सर्द लहजे में कहा और वहां से चल दिया। मैंने दिन की रोशनी में अपना खुलिया देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। शाम को कीचड़ में फिसला तो कपड़ों का बेड़ा गर्क हुआ था। रही सही कसर कोठरी में नंगे फर्श पर सोने की वजह से पूरी हो गई थी, लेकिन इसी हाल में घर तक पहुंचना मरता क्या ना करता। नजरें झुकाए घर की तरफ बढ़ता रहा। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। रात बेरामी में गुजरी थी, जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर ढेर हो गया। सोकर उठा तो दोपहर के खाने का वक्त निकल चुका था।
میرے ذہن پر سفوف اور کیپسول والا تجربہ بھی سوار تھا۔ بازار سے مکھن اور ڈبل روٹی لے آیا۔ میں چائے بنائی اور ڈبل روٹی سے شکم پوری کی۔ اس کے بعد میں دوا پر کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کئی گھنٹے بعد سفوف تیار ہو گیا۔ میں نے ایک پھکی ماری اور آئینے کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ میں غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے تریاک والا سفوف استعمال کیا تو کچھ ہی دیر بعد مجھے آئینے میں اپنا عکس دکھائی دینے لگا۔ اب مجھے یہ سفوف بڑے پیمانے پر تیار کرنا تھا۔ اگلے دن بازار سے خالی کیپسول اور پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں خرید لایا، جن میں 8-10 کیپسول بآسانی رکھے جا سکتے تھے۔ کیپسول میں نے مختلف رنگوں کے خریدے تھے تاکہ کسی الجھن کا امکان نہ رہے۔ اگلے 2 دن میں اسی چکر میں لگا رہا۔ بالآخر سفوف کیپسولوں میں بھر کر میں نے دوائے غیاب کے 8 کیپسول پلاسٹک کی ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لیے اور دوائے غیاب والا ایک کیپسول پانی کے ساتھ نگل لیا۔ اسی وقت دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو جان ہی نکل گئی۔ دروازے پر جگہ کھڑا تھا، سوائے اس کے کوئی اور صورت نہیں تھی کہ میں بھاگ لوں۔ میں بھاگا تو جگہ نے مجھے پکارا، لیکن کہاں رکنے والا تھا میں جانتا تھا کہ دوڑنے کے معاملے میں وہ مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ وہ تھوڑی دور میرے پیچھے بھاگا، پھر رک گیا۔ کافی دور جا کر میں نے قدموں کو بریک لگائے اور عام رفتار سے چلنے لگا۔ رکنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں گھر سے نکل تو آیا تھا، لیکن اب مجھے 2 الجھنیں پریشان کر رہی تھی۔ ایک تو میں گھر کھلا چھوڑ آیا تھا، دوسرے دوائے غیاب کا کیپسول حلق سے اتار چکا تھا اور کسی بھی لمحے غائب ہو سکتا تھا۔ تریاک کیپسول استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن میں قیمتی دوا ضائع کرنے کی فضول خرچی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تریاکی کیپسول تو میں ساتھ لانا ہی بھول گیا ہوں۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی۔ پھر جو میں نے قدم بڑھایا تو چپل پیچھے ہی رہ گئی۔ ہوائی چپلوں میں سب سے بڑی نامعقولیت یہی ہوتی ہے۔ اب اسے پہن کر چلنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے ہاتھ میں ٹکا لیا اور موچی کی طرف بڑھ گیا، جو خوش قسمتی سے سامنے ہی بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ اسے ایک ٹانکا لگا دو، میں نے چپل موچی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موچی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں پھیل گئی اور منہ کھل گیا۔ پکڑو نا چپل، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس بار موچی کے کھلے منہ سے عجیب لائنی سی آوازیں نکلنے لگی، لیکن اس نے چپل کی طرف اب بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ارے یار، چپل کی مرمت کرو گے یا نہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ بھوت 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 بھوت، اس کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر موچی کی طرف متوجہ ہوا، جو اب بھوت بھوت چیختا ہوا ایک طرف بھاگ اٹھا تھا۔ بازار میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔ میری سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ یقیناً میں غائب ہو چکا تھا۔ موچی کی سراسیمگی اس بات کا ثبوت تھی۔ میں سرپٹا کر رہ گیا۔ چپل جڑوانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی چپل اور درست چپل دونوں ایک طرف پھینک دی اور گھر کی طرف واپس چل دیا۔ غائب حالت میں ننگے پاؤں مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ آگے کچھ لوگوں نے موچی کو گھیر لیا تھا اور اسے سوالات کر رہے تھے۔ وہ ہکلا کر نہ جانے کیا جواب دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے نکلتا چلا آیا، لیکن مجھے گھر تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ ننگے پیر چلنا بھی ایک عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کنکر تو خیر برداشت کیے جا سکتے تھے، لیکن جب ایک نکیلا پتھر بری طرح چبھا تو میری تو جان پر بن آئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ غائب ہونے کا فائدہ اتنا تو اٹھایا ہی جا سکتا ہے کہ کسی دکان سے اپنے لیے چپلوں کی ایک جوڑی حاصل کر لوں۔ یہ خیال آتے ہی میں بازار کی طرف چل دیا۔ فٹ پاتھ پر چپلوں کی کئی دکانیں تھیں۔ میں ایک دکان کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ چپل اٹھاتا، مجھے اپنے ضمیر سے بحث کرنا پڑ گئی۔ چھوٹی سی دکان تھی اور دکاندار بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ ایسے میں چپلوں کی ایک جوڑی پار کرنا مجھے بہت بڑا جرم معلوم ہو رہا تھا۔ میں گمگو کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں ایک شخص دکان پر چلا آیا۔ اس نے کئی چپلیں دیکھنے کے بعد ایک چپل منتخب کی اور دکاندار سے اس کے دام پوچھے۔ 110 روپے، دکاندار نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی عمر 10 سال رہی ہوگی۔ دینے والی بات کرو بھائی، خریدار نے کہا۔ چلیے آپ 2 روپے کم دے دیجئے۔ صرف 2 روپے؟ ایمانداری کی بات ہے صاحب کہ یہ چپل مجھے 100 روپے کی پڑتی ہے۔ 10 روپے میرے منافع کے ہیں، ان میں سے بولیے کتنا کم کر دوں؟ خریدار یہ سن کر آگے بڑھنے لگا۔ سنیے تو صاحب، آپ کیا دیں گے؟ 90 روپے، خریدار نے کہا۔ یہ تو نقصان کا سودا ہے جناب، دکاندار نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ چلیے 95 دے دیجئے۔ نہیں، میں تو 90 دے سکتا ہوں۔ چلیے صاحب، آپ جیتے میں ہارا، دکاندار نے کہا اور چپلیں لفافے میں ڈال کر خریدار کی طرف بڑھا دیا۔ خریدار نے 100 کا نوٹ دیا تو اس نے 10 کا نوٹ واپس دے دیا۔ خریدار چپلوں کا لفافہ لے کر یوں چل دیا جیسے کوئی مارکا سر کر کے جا رہا ہو۔ میں ان کے مکالمے بڑی دلچسپی سے سنتا رہا تھا۔ آخر میرا دل بھر آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کاروبار کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ دکاندار بیچارے کو محض کاروبار جاری رکھنے کے لیے صرف ایک سودے میں 10 روپے کا حصارہ اٹھانا پڑا تھا۔ اچانک دکاندار کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھا۔ دیکھا بیٹا، اسے کہتے ہیں کاروبار۔ اب بتاؤ، وہ نولٹی شوز والی دکان بھی تو اپنی ہی ہے۔ آپ سمجھے میں اس چھوٹی سی دکان پر کیوں چھک مارتا ہوں؟ میں سمجھا نہیں بابا، لڑکے نے کہا۔ کوڑ مغز، یہی
चप्पल में अपनी दुकान नवल्टी शूज़ पर 60 रुपए की बिकती है। यहाँ मैंने एहसान करके 90 की बेची है। ग्राहक भी खुश, मुनाफा भी ज़्यादा। आई बात समझ में? जी बाबा, मैं समझ गया, लड़के ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मेरी खोपड़ी घूम गई। आइए बाबूजी आइए, दुकानदार ने किसी से कहा।